Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Please subscribe to the channel, like and share with your friend if you are liking our content. So let's begin for today. This is some traditional disclaimer on part of Moneybuzz team. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू moneybuzzindia.com। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं मार्केट में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखिए मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है वैसे, ऑल्दो यदि आप पोर्टफोलियो के बेस पे भी परफॉर्मेंस अपनी देख रहे होंगे तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। पिछले एक साल में जैसा कि हमने ऑलरेडी प्रिडिक्शन करा था मार्केट का, इस साल के शुरुआत में जो हमने वीडियो अपलोड करी थी कि ये मार्केट कैसा रहने वाला है, तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है इस साल मार्केट से, आप देख सकते हैं कि -5 to +5% के बीच में रहने वाली है। और वही मार्केट ने करा है। यदि आप देखेंगे हम लास्ट अक्टूबर में जहाँ खड़े थे 18,300 के लेवल पे, लगभग 18,000 के आसपास ही अभी भी एक साल बाद भी वहीं खड़े हुए हैं। तो एक साल से मेरे भी पोर्टफोलियो में पर्सनल में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप निराश न होएं, ना हमें निराश होना है। इस समय में ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग का समय है। देखिए जब भी मार्केट अंडर कंसोलिडेशन जाती है 1 ईयर 2 ईयर, तो उस समय में हमें अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना होता है और वहाँ पे जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें निकाल के बाहर करना होता है, और जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं या तेज़ी के लिए तैयार हो रहे हैं वहाँ पर हमें अपनी पोजिशंस को बनाना होता है। तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो की सफाई अब करनी होगी, क्योंकि मार्केट एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो रही है। आप देखेंगे यदि मार्केट में निफ्टी के चार्ट को यदि आप देखते हैं वीकली के, तो यदि आप एक साल से देखेंगे पहला लो यहाँ 16,700 था, फिर नीचे हमने 15,800 लगाया, फिर 15,070 के आसपास ये लो लगाया हमने 15,200, और अब जो नया लो लगा है 16,700 है। अब यदि ये हाई कटने शुरू हो जाएंगे मार्केट के, जैसा कि मुझे लगता है कि आने वाले एक और इंटरेस्ट रेट के बाद में मार्केट रुझान बदलेगी अपना, और 18,000 और 18,400 500 के ऊपर जब मार्केट निकलना शुरू करेगी तो आपके पोर्टफोलियो में भी परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैं भी जब पोर्टफोलियो को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ हुआ नहीं है एक साल में, लेकिन वहाँ पे यदि आप देखेंगे तो स्टॉक रिलेटेड परफॉर्मेंस चल रही है। कुछ कंपनीज ने बेकार करा है पोर्टफोलियो को, तो उन्हें हमें निकाल के बाहर करना है, और जिन्होंने बढ़िया काम करा है उन्हें अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रखनी है। तो यदि हम बात करें ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमने जो ब्लू चिप में भी डिस्कस करे, ब्लू चिप में अब ज़्यादा रिटर्न आने लगा है। स्मॉल कैप मिड कैप उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यदि आपने भी देखा होगा स्मॉल कैप मिड कैप जो आपके पोर्टफोलियो में है उसकी परफॉर्मेंस अभी डाउन है। अभी ब्लू चिप चल रहा है फिलहाल के लिए मार्केट में, लेकिन जैसे जैसे ब्लू चिप्स की तेज़ी आगे सस्टेन करेगी तो फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में भी तेज़ी आपको आते हुए दिखेगी। तो आज भी हम एक ब्लू चिप स्टॉक लेकर के आए हैं इसलिए चार्ट ऑफ द वीक में, और एक मिड कैप कंपनी लेकर के आए हैं 5,000 करोड़ के आसपास की है, फार्मास्यूटिकल्स में। तो हम देखेंगे कि दोनों में किस तरीके की पोजीशन बन रही है। यदि ब्लू चिप में बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने देखा टाइटन को हमने काफ़ी नीचे 1950 रुपये के आसपास पकड़ा था। उसके बाद आपने देखा होगा मारुति भी हमने हमारे चैनल पर रिकमेंड करा था, चार्ट ऑफ द वीक का ही स्टॉक है। यहाँ पे भी एक ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा था। इसकी पहली एंट्री 7500 और दूसरी 8500 के आसपास आई थी। यदि लास्ट वीक में हमने देखा मारुति ने कितना बुलिश कैंडल बनाया, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिला। 8,700 से स्टॉक 9,500 तक पहुँच गया है। तो अब मारुति भी ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, और आने वाली तेज़ी जो होगी मुझे ऐसा लगता है दोबारा से ऑटो सेक्टर उसमें परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अभी क्या है कि मार्केट में एक और सेक्टर चलने लगा है जिसका नाम है PSU बैंक्स। तो PSU बैंकों में यदि आप देखेंगे, मैं इसलिए आपको आगाह करना चाहता हूं अपनी वीडियो के थ्रू, यदि आप देखेंगे PSU बैंक्स अभी क्या है, ये 2-3 साल में साइकिल दोबारा से रोटेट होती है। मैंने 2008-9 से देखा है मार्केट में बार बार क्या होता है कि PSU बैंकों में अब तेज़ी बनने वाली है, वैल्यूएशन ठीक हो गई, ये सब कह के माल चिपका दिया जाता है रिटेलर्स को, और उसके बाद में फिर वो मंदी आती है, और मंदी में ये सब जब और सब स्टॉक चलेंगे ये चलेंगे नहीं, और फिर आपके पोर्टफोलियो में डिसपरफॉर्म वो होएगा, मिस एलोकेशन होएगा। तो इसलिए आप PSU बैंकों से बच के रहें जहाँ भी ब्रेकआउट आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं बहुत तेज़ी बनेगी, बहुत वैल्यूएशन है। मुझे ऐसा नहीं लगता। PSU बैंक विल ऑलवेज रिमेन PSU बैंक एंड प्राइवेट बैंक विल रिमेन प्राइवेट बैंक, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में नहीं होती है। तो PSU बैंकों से थोड़ा बच के रहें। यहाँ पे यदि ब्रेकआउट आ रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, तो ट्रेडिंग के हिसाब से लें उसे 10-15% के स्टॉप लॉस टारगेट पे जो भी आपका है, और उसे पोर्टफोलियो से बाहर करें फटाफट। तो यदि हम इस तरीके के चार्ट देखें, जैसे कि एक्सिस बैंक हमने ऑलरेडी रिकमेंड करा था, देखिए आप एक्सिस बैंक में मल्टी ईयर ब्रेकआउट था यहाँ पे 600-700 रुपये के आसपास का हमने इसको रिकमेंड करा हुआ है, और 700 रुपये से स्टॉक अब 900 रुपये जा चुका है। और भी आप देख सकते हैं मारुति है, और जो हमने लेटेस्ट डिस्कस करा है LG बालकृष्णा, आप देख सकते हैं LG बालकृष्णा क्या है, कैन स्लिम मॉडल पे भी फिट होता है स्टॉक। यदि आप यहाँ से जाकर के देखेंगे लर्निंग मॉडल में,
कैन स्लिम मॉडल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो कैन स्लिम के मॉडल में भी ये हमारे स्कैनर में आ रहा है, कैन स्लिम मॉडल में, कि किस तरह से यहाँ पे अर्निंग्स वगैरह ग्रोथ हो रही हैं। और जो इस पे बहुत बड़े पैटर्न पे एक पैटर्न बन रहा है, यदि बहुत बड़े चार्ट पे देखेंगे, मंथली का चार्ट लगा लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए तो मंथली पे भी यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आते हुए हमें दिख रहा है। ऑल दो 2-3 वीक हो गए इसकी वीडियो को मुझे डाले हुए, तो यहाँ पे भी मुझे मैसेज आने शुरू हो गए थे कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे यदि यहाँ पे 2-3 वीक हुए हैं अभी, और 3 वीक में स्टॉक ने नीचे 700 रुपये का बेस बना के दोबारा ऊपर जाने की तैयारी में चल रहा है। तो LG बालकृष्ण भी मुझे लगता है कि आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। यदि आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इसको एक पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और जो स्टॉक मुझे इस वीक अच्छा लग रहा है ब्लू चिप में, वो है भारत फोर्ज। देखिए भारत फोर्ज में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है। यदि आप मंथली का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे भारत फोर्ज में एक बार पहले भी इस लेवल को ट्राई करा था 800 रुपये के आसपास। अब ये जो पैटर्न है अब ये पूरा हो गया है, यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न जो हम जैसे कहते हैं। और यदि हम देखें तो 2-3 बार में ट्राई कर चुका है, ये स्टॉक कंसोलिडेट हो चुका है। और इस यदि आप मूवमेंट देखेंगे इस मंथ की, तो आप हैरान रह जाएंगे किस तरीके की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस 2-3 वीक में हमें यहाँ पे देखने को मिली है। 694 रुपये का स्टॉक अब 827 रुपये के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पॉसिबल है और आने वाले समय में एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकती है। यदि छोटे टारगेट की बात करें, जैसा कि मार्केट में अभी ऊपर के लिए ज़्यादा रुझान बन नहीं पा रहा है, तो यदि छोटे टारगेट की भी बात करें तो ये स्टॉक जो है यहाँ से आपको लगभग 1000 रुपये के लेवल दिखा सकता है, 20 से 25% की तेज़ी। और यदि ये मंथली के चार्ट पे आप निकालेंगे इसका टारगेट, तो बहुत ही बड़ा टारगेट यहाँ से निकल के आएगा, जिसका टारगेट रहेगा यहाँ से। देखिए ये लेवल है इसका 785 रुपये का, और 200 रुपये के आसपास का इसका लो है। इस रेंज की कैलकुलेशन से आप इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये टारगेट हो जाएगा आपका 1300 रुपये के आसपास का। तो ये स्टॉक आने वाले 1-2 साल में 1300 रुपये या उससे ऊपर के भी लेवल आपको दिखा सकता है, यानी कि यहाँ से 40-50% तक की ये इजाफा दे सकता है। और यदि लो की बात करें, लो 700 रुपये के आसपास का है। अब ये लो काटना मुश्किल है इसके लिए, तो आप लो के आसपास का अपना स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं। यदि इसके फाइनेंशियल देखेंगे, भारत फोर्ज काफ़ी बड़ी कंपनी है, आप देख सकते हैं 38,800 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी है। P&L में जाकर के देखिए, सेल्स ग्रो हो रही है 10,000 करोड़ के आसपास। मार्च 22 में रिपोर्ट करी है इन्होंने सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% के आसपास है, और EPS आप देखेंगे 23 रुपये के आसपास है। रिजर्व सरप्लस देखिए 6,000 करोड़ है, बोरोइंग 6,000 करोड़ है, बोरोइंग भी बढ़ी है, रिजर्व सरप्लस भी बढ़े हैं पीछे। और फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट में भी यहाँ पे 4800 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे यदि शेयर होल्डर पैटर्न में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग 1% के आसपास कम दिखेगी आपको 2019 से सितंबर 22 में। FII में भी 1% कम है, लेकिन DII में 5% का स्टेक यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और भारत फोर्ज के यदि आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे बिज़नेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि क्या कंपनी बिज़नेस करती है। एक ऑटोमोटिव सेगमेंट है इनका, दूसरा यहाँ पे पावर, ऑयल गैस, रेल, मरीन, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। तो ये जो डिफेंस पे काम चल रहा है, और दूसरा जो ऑटोमोटिव में तेज़ी आ रही है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि तेज़ी सस्टेन कर जाए और आने वाले समय में स्टॉक जो है आपको परफॉर्म करता हुआ दिखे। यदि हम एक और स्टॉक की बात करें तो वो है कैम्स, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस करा था, लास्ट वीक की वीडियो में, दिवाली वाली में। तो यहाँ पे भी अभी क्या है कि वीकली का एक बियरिश कैंडल देखने के लिए मिला है, तो हमें देखना होगा आने वाले वीक में कैसा परफॉर्मेंस देता है। ऑल्दो मैंने इसमें स्टॉप लॉस ऑलरेडी ले लिया है, यहाँ पे 2400 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस फीड कर दिया सिस्टम में। तो यदि 2600 रुपये का स्टॉक 2400 रुपये जाता है तो मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँगा। ऑल्दो मुझे लगता नहीं है कैम्स इतने नीचे आएगा, और यहाँ से कंसोलिडेट होकर मुझे लगता है कि ये दोबारा से ऊपर जाएगा और 3200-3300 रुपये के लेवल यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब जो दूसरा स्टॉक है जहाँ पे हमें चार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है और लग रहा है कुछ एक्टिविटी हो रही है बड़ी, यहाँ पे न्यूज़ के आने की संभावना लग रही है, कुछ जैसा वॉल्यूम में आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का भी बन रहा है, और चार्ट है FDC लिमिटेड का। यदि आप FDC में हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है ये स्टॉक। और अब ये जो रेजिस्टेंस को पार कर रहा है, इसके ऊपर जो हर्डल चार्ट पर हमें बनता है, तो वो हर्डल है 380 रुपये के आसपास का। तो 300 रुपये का स्टॉक चल रहा है, ये 380 रुपये के आसपास ये जा सकता है। यदि नीचे में बेस देखें तो 20-30 रुपये नीचे काफ़ी अच्छा बेस है, 270 के आसपास। तो यहाँ पे 10% का डाउन साइड रिस्क है, और लगभग 20-30% के आसपास का आपको अपसाइड मूव यहाँ पे देखने के लिए आराम से मिल सकता है। FDC लिमिटेड को यदि आप सर्च करेंगे, FDC लिमिटेड,
तो एफडीसी लिमिटेड एक फार्मा कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी 27 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है, कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए 1500 करोड़ रुपए की सेल अब ये कंपनी देने लगी है, जो कि 2-3 साल पहले 1000 करोड़ के आसपास थी। कोरोना में भी 1000 करोड़ की सेल इसने दी है फार्मा कंपनी ने, जबकि और कंपनियों ने उस समय काफ़ी उछाल देखने के लिए मिला है, क्योंकि नॉर्मल ड्रग शायद बनाती है मेरे हिसाब से। बाकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि एफडीसी लिमिटेड क्या करती है, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। और अब इसकी सेल जो है 1500 करोड़ के आसपास हो गई है। यहाँ पे यदि आप प्रॉफिट देखेंगे तो 200 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट हैं। कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है कंपनी। रिजर्व सरप्लस 1940 करोड़ रुपए की रिजर्व सरप्लस है कंपनी के पास में। बोरोइंग मात्र 32 करोड़ रुपए की है। इतनी बड़ी बैलेंस शीट पे आप देख सकते हैं। फिक्स्ड एसेट 700 करोड़ है और यहाँ पे CWIP 100 करोड़ के आसपास है। इन्वेस्टमेंट 800, 850, 900 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट है इनके। और यदि आप देखेंगे नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो यहाँ पे काफ़ी जो हमने पहली वाली कंपनी देखी थी भारत फोर्ज, वहाँ से उल्टी स्थिति है। यहाँ पे प्रमोटर 70% के आसपास होल्ड कर रहा है और अपना स्टेक यहाँ पे 69.24 से बढ़ाकर 69.5 कर लिया है अभी यहाँ पे। और प्रमोटर अपनी कोई भी शेयर होल्डिंग छोड़ने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। FII ने कुछ स्टेक कम करा है, DII ने भी कम करा है और पब्लिक पे 19% के आसपास अभी स्टेक है। तो एफडीसी लिमिटेड मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है और लिमिटेड रिस्क के साथ में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं 275 रुपये के स्टॉप लॉस से। और टारगेट रहेगा 380 रुपये और 400 रुपये की रेंज में इसका टारगेट रहना चाहिए। फर्दर रिसर्च के लिए आप एफडीसी लिमिटेड की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और क्या प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंपनी की वेबसाइट है। ब्रांड ऑफ द पीपल सिंस 1936 से ये कंपनी काम कर रही है। और ये सब API इंटरनेशनल डोमेस्टिक, ये सब आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंपनी यहाँ पे बनाती है। फर्दर रिसर्च के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पे कैन स्लिम मॉडल ऑफ इन्वेस्टिंग और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किस तरह से आप स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं कैन स्लिम मॉडल पे। और ट्रेडिंग टूल्स में जा करके आप प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है इसको कैन स्लिम को, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनर में जाइए और यहाँ पे कि बढ़िया कंपनियों को कैसे ढूंढा जाए ये आप देख सकते हैं। ये सब कंपनियाँ आ जाएंगी जो फाइनेंशियल पैरामीटर ये जो हमने डाल रखे हैं इनको पूरा करती हैं और फिर इनकी रिसर्च को आप आगे ले जा सकते हैं। जैसे इसमें एक कंपनी आ रही है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक ऑलरेडी हमने रिकमेंड करी हुई कंपनी है, काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दे चुकी है। फाइनोटेक्स केमिकल भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी है, इसको भी हमने रिकमेंड करा था। तो यहाँ से आपको कंपनी ढूंढने के लिए हेल्प हो सकती है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का भी यदि आप चार्ट देखेंगे, मैं चार्ट देख रहा था इसका ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का, तो यहाँ पे दोबारा से तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। देखिए अभी क्या हुआ है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का यदि मंथली चार्ट देखेंगे जहाँ पे हमने इसको रिकमेंड करा था, तो ये जो रिकमेंडेशन हमारी थी, ये वीडियो जो आई थी 219 के आसपास आई थी, वहाँ से सीधा अप साइड मूव 400 रुपये का देखने के लिए मिला। फिर डाउन साइड में दोबारा 256 रुपये के आसपास आया स्टॉक रीटेस्ट करने के लिए उस लेवल को, और स्टॉक रीटेस्ट करने के बाद में दोबारा से यहाँ ऊपर चला गया। यदि आप वीकली का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन होने के बाद में अब दोबारा तेज़ी दिखाने के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। और यहाँ से यदि ऊपर के लेवल आप निकालेंगे तो फिर से इस रेंज के बराबर यहाँ से मूव, यहाँ से 600-700 रुपये तक का मूव आने वाले समय में मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो पोर्टफोलियो में जगह दें कंपनी को, तो उसकी प्रॉपर रिसर्च करें, देखें कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, बाज़ार में वो प्रोडक्ट चल रहे हैं नहीं चल रहे, उस सेक्टर में आपको क्या लगता है और क्या वो काम करेगा आने वाले समय में या नहीं, ये एक व्यू बनाना होगा आपको। और अपने व्यू पे एक व्यू पॉइंट लेके उसको एक्शन लेना होगा उसके लिए, क्योंकि यदि आप कंपनी की केवल रिसर्च करेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, उसके शेयर नहीं लेंगे और मूवमेंट आता रहेगा बाज़ार में, तो आप उसको मिस कर देंगे। मैं तो क्या करता हूँ कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके रिस्क ले लेता हूँ और फिर रिस्क के बाद में उसको ट्राई करता हूँ। यदि सही चल रहा है स्टॉक तो उसमें पिरामिडिंग करता हूँ। एक और स्टॉक जैसे कि मैंने लास्ट वीक लिया है अपने पोर्टफोलियो में, HPL इलेक्ट्रिक पावर, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी कंपनी है ये, अच्छा मूव यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ऑल्दो हमने इसको चैनल पर रिकमेंड नहीं किया है क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग मुझे लगा नहीं था कि चल जाएगा ये यहाँ से। तो ये देखिए ये ब्रेकआउट था यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे 85-86 रुपये के आसपास। तो ये यहाँ से सीधा एक पैटर्न बन रहा था और यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे मैंने ख़रीदा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस दिन थोड़ा वीकनेस जब दिखाई थी यहाँ पे, अगले दिन सुबह जब ऊपर की तरफ भागा तो यहाँ पे पकड़ा था इसको और अभी चल रही है यहाँ पे पोजीशन। तो देखते हैं HPL में आने वाले समय में क्या होता है। यदि चार्ट की बात करें तो चार्ट में यहाँ पे कोई हर्डल अभी दिख नहीं रहा है मुझे फ़िलहाल के लिए, 135-40 तक हम इसको राइड कर सकते हैं। यदि HPL की बात करें तो HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर भी
जो है कंपनी काफ़ी ठीक काम कर रही है। 642 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सेल कंपनी की 1000 करोड़ के आसपास है, 125 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन है काफ़ी, आपने देखा होगा मार्च 20 में 900 करोड़ रह गई, फिर 800 करोड़ रुपए रह गई, अब 1000 हो गई है। तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से मैंने थोड़ा इसको अवॉइड करा है, क्योंकि स्टेबल नहीं लग रहा है काउंटर मुझे थोड़ा सा। और मैं भी यहाँ पे देखिए लेकिन प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी है, 73% के आसपास है। FII का कोई ज़्यादा स्टेक नहीं है, DII 7% थे, अब बेच के बाहर हो गए हैं, पब्लिक का आ गया वो स्टेक। तो यहाँ पे जो ये रोटेशन हुआ है DII से FI या पब्लिक में जो आया है, उसी चक्कर में स्टॉक जो है 80-87 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये तक आ गया था और अंडर कंसोलिडेशन था 1 साल से। अब 1 साल के बाद में ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है कि चलना चाहिए काउंटर। और अभी जो है ये 140 रुपये तक की, यानी कि 40% की अपसाइड यहाँ पे। तो यदि आप ब्लू चिप लवर हैं और ब्लू चिप को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं इस वीक का चार्ट ऑफ द वीक भारत फोर्ज को अपने पोर्टफोलियो में एक जगह दी जा सकती है। यदि आप ब्लू चिप में बिलीव करते हैं कि भाई ब्लू चिप होना चाहिए मेरे पास में, काफ़ी बड़ी कंपनी है ब्लू चिप। यदि आप मिड कैप में बिलीव करते हैं तो FDC लिमिटेड 5000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी है। चार्ट सेटअप, फाइनेंशियल ठीक है, दोनों ही चीज़ें। तो FDC लिमिटेड में भी आप यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आप फिर भी मार्केट से डरते हैं तो आप निफ्टी 20 को अपने लिए देख सकते हैं कि भाई आप ये नहीं देखना चाहते कि भाई मार्केट में कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है या क्या नहीं, तो आपके लिए एक प्रोडक्ट बना है निफ्टी 20। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रहा है 1 साल से, और अब ब्रेकआउट आने की तैयारी है। 193 रुपये के ऊपर ये निकल करके हर बार देखिए आप 3-4 साल में एवरेज यदि आप देखेंगे इस ETF का, तो काफ़ी अच्छा रहा है। 2009 में 50 रुपये था और अब 190 रुपये है, तो 10-12-15% के आसपास की रिटर्न यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिली है। और आपके लिए यहाँ पे क्या है कि टॉप 50 कंपनी यहाँ पे रहने वाली हैं, जो बेकार होगी वो ऑलरेडी बाहर हो जाएगी, जैसे कि येस बैंक यहाँ से बाहर हो चुका है निफ्टी से, आपको पता होगा। तो निफ्टी की परफॉर्मेंस पे यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस रहेगी और आप टेंशन फ्री होकर इसमें काम कर सकते हैं। इसको प्लेज करके भी आप ऑप्शन के थ्रू भी यदि बाद में कुछ करना चाहें, तो जब एक बड़ी कैपिटल बना लें तो ऑप्शन के थ्रू भी आप इसमें निफ्टी 20 के अगेंस्ट में काम कर सकते हैं। एक और चार्ट जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो स्टॉक का नहीं है, ऑल्दो इंडेक्स का चार्ट है निफ्टी बैंक। यदि आप निफ्टी बैंक में देखेंगे तो वीकली के चार्ट पे यहाँ पे अप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, और ये इसका कंसोलिडेशन अब पूरा हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे आने वाले 1-2 वीक में बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है यदि ये सब लेवल कट गए तो। अभी देखिए हर्डल की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हमने क्या करा है इस वीक जो क्लोजिंग ली है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे ली है। 40,990 के आसपास की क्लोजिंग है, जो कि हमारी अभी तक की पिछले 1 साल की क्लोजिंग में हाईएस्ट क्लोजिंग है वीकली के बेस पे। तो यदि हम इस वीक का हाई काटते हैं और फिर यहाँ से ऊपर सस्टेन करते हैं 41,600, 41,800, 900 की रेंज के ऊपर निकल जाते हैं, तो फिर एक ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन होने के बाद में एक नई तेज़ी आपको देखने के लिए इंडेक्स में मिल सकती है, जिसके सबसे ज़्यादा की बेनिफिशियरी जो है बैंकिंग के रहेंगे, मुझे लगता है एक्सिस बैंक। और जो बैंक यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो यहाँ पे की बेनिफिशियरी यहाँ पे होने वाले हैं इस बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट के। तो एक्सिस बैंक में एक तेज़ी हमें बनते हुए दिख सकती है, इंडोसिंड बैंक में एक तेज़ी बनते हुए दिख सकती है, जैसा कि चार्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पे अभी देखेंगे इंडोसिंड बैंक भी देखिए नीचे से, काफ़ी नीचे से 300 रुपये के लेवल थे इसके मई 20 के, और फिर कंसोलिडेट हुआ 1000-1200 रुपये, फिर नीचे आया 800 रुपये, और 800 रुपये के बाद में अब दोबारा से कंसोलिडेट हो रहा है 1000-1200 की रेंज में। तो यदि ये भी ब्रेकआउट देते हैं और बैंक निफ्टी ऑल्दो जैसे मुझे लग रहा है कि सेटअप रेडी है इसका अब बूम करने के लिए, तो यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन के बाद में हमें तेज़ी आते हुए दिख सकती है। लेकिन ऑल सब अभी फ़िलहाल क्या है, बाहर की न्यूज़ पे चल रहा है, तो डाउ जोन्स वगैरह नैस्डैक हमें देखना होगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं। ऑल्दो डाउ जोन्स में हमने देखा कि पिछले 2-3 वीक में काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। और यदि आप डेली का चार्ट भी देखेंगे, यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त कैंडल यहाँ पे बनी है, ये देखिए 28 अक्टूबर की। तो यहाँ पे एक रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा ही सेम रिवर्सल हमने निफ्टी में देखा था, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में लो लगे थे। लो का यदि आप पैटर्न समझते हैं तो जो लो यहाँ पे लगे थे पैनिक के बाद में, उस तरीके की तेज़ी वहाँ पे नैस्डैक में देखने के लिए मिल रही है, डाउ जोन्स में। और यदि वहाँ की तेज़ी सस्टेन होती है तो हम भी ब्रेकआउट कर जाएंगे और हमारे बाज़ार भी अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले समय में दिखा देंगे। ये वहाँ पे फिर हमें मिड कैप और स्मॉल कैप जो हमारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पड़े हैं वो भी परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड ट्रेडिंग। कीप बिलीविंग इन इक्विटी मार्केट एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। Thanks for watching us. Thank you.